स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कई छोटे दल भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। इनमें सपा और बसपा भी शामिल है, जिनको तकनीकी रूप से छोटा दल कहना ठीक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इनका कद फिलहाल छोटा ही है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जैस और सपाक्स भी कांग्रेस बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। छोटे दलों के बड़े सपने पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी समर में पार्टियां पूरे लाव लश्कर के साथ उतर चुकी हैं। बीजेपी कांग्रेस तो इस संग्राम में हर हथियार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुछ छोटे दलों की चुनावी तैयारियों ने दोनों को परेशानी में डाल रखा है। बसपा की बात करें तो हाथी को अपने पाले में लाने के लिए बरकरार है। बसपा प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी सियासी ताकत है। 1993 में 7.05% और 1998 में 6.15% वोट के साथ बसपा के 11 विधायक विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2008 में 8.97% वोट के साथ 7 विधायक चुनकर आए थे। 2003 में भी 7.26% वोट के साथ बसपा के 2 एमएलए चुने गए थे। वहीं 2013 में भी 227 सीटों पर लड़कर बसपा ने 6.29% वोट हासिल किए थे और 4 विधायक जीते थे। बसपा अपनी सरकार बनाने की हैसियत न रखती हो, लेकिन सियासी खेल बिगाड़ने की उसकी हैसियत जरूर है। प्रदेश के बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और विंध्य इलाके में उसका खासा प्रभाव है। वहीं समाजवादी पार्टी भी प्रदेश की सियासत में खुद को स्थापित करने की कोशिश करती दिख रही है। सपा भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सियासी जमीन प्रदेश में पुख्ता करना चाहती है। बुंदेलखंड इलाके में सपा का प्रभाव है। 2003 में सपा को 9% वोट मिले थे और उसके 7 विधायक जीते थे। वहीं 2008 में 2% वोट के साथ एक विधायक सदन पहुंचा था, जबकि 2013 में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आई और एक भी विधायक सदन तक नहीं पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक विषय है और समाज की समरसता, समाज का सद्भाव, समाज की एकता हर कीमत पर बचना चाहिए। ये जिम्मेदारी सबकी है, राजनीतिक दलों की भी है, सामाजिक संगठनों की भी है, धार्मिक संगठनों की है। अगर कोई विषय किसी को लगता है कि इस पर कुछ बात होनी चाहिए तो बैठना चाहिए सबको। किसी प्रकार का उपद्रव, किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार का ऐसा कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए जिससे सामाजिक समरसता भंग होती है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हम लगातार पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज 5 साल से हमारी पार्टी सक्रिय है। हमने बूथ स्तर पर अपना संगठन भी बनाया है। विधानसभा स्तर पर तमाम तरह की गतिविधियां भी हम करते रहे हैं। अभी हमने 107 सीटें भी घोषित कर दी मध्य प्रदेश में। तो साफ सी बात है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी जंग में 2-2 हाथ करने उतर रही है। आप सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उसने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी कर दिया है। आपके निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। दिल्ली में विकल्प बनकर उभरी आपको मध्य प्रदेश में संभावनाएं नजर आ रही हैं। पार्टी भ्रष्टाचार, महंगाई, कुपोषण, महिला अपराध जैसे मुद्दे उठा रही है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हर बार की तरह चुनाव में कूदने को तैयार है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश के 6 लोकसभा और करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव है। 2003 में पार्टी के 3 विधायक सदन पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस सपा बसपा के साथ ही जीजीपी से समझौते की कोशिश में है। प्रदेश में करीब 23% आदिवासी हैं, जिनमें करीब 7% गौंड आदिवासी हैं। अब बात जैस की। 2003 में बना यह संगठन 5 साल से ही सियासी तौर पर इतना प्रभाव डालने में कामयाब रहा कि कांग्रेस बीजेपी को इसकी चिंता सताने लगी है। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने एम्स जैसे संस्थान को छोड़कर संगठन की नींव डाली, जो अब चुनावी वैतरणी में उतरने को तैयार है। SC/ST एक्ट को लेकर उठे विवाद ने प्रदेश में एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस जहां एक तरफ बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, वहीं तीसरे मोर्चे को उम्मीद है कि ब्राह्मणों का वोट हमारी तरफ आएगा। कुल मिलाकर तीसरा मोर्चा यही समझ रहा है कि सवर्णों का वोट हमारी तरफ आएगा और हमें अब इसका फायदा होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भविष्य में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमित के साथ संदीप मिश्रा, DNN न्यूज, भोपाल। राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा, निश्चित तौर पर साल के अंत में नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन अगर छोटी पार्टियों की हम बात करें, ये पार्टियां छोटी जरूर हैं, लेकिन प्रमुख पार्टियों की नींद निश्चित तौर पर इस वक्त उड़ी हुई है। बहरहाल
तीन मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। यश यादव जी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। बलवीर सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं जीजीपी के। और पंकज सिंह जी जुड़े हैं जो कि प्रदेश संगठन मंत्री हैं। आपके तीनों का बहुत बहुत स्वागत है डीएनएन पर। पंकज जी, शुरुआत आपसे होगी। जिस तरह से साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और आप तो पहले ही साफ कर चुकी है कि 230 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में हमने जिक्र किया छोटी पार्टी बड़े सपने। हालांकि दिल्ली में आपकी सरकार है और वहां पर तो जब दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए थे तो बड़े पैमाने पर सीटें आपने हासिल की थी। मध्य प्रदेश में क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हर जगह आप अगर आकलन करें तो चाहे मंदसौर का किसानों का आंदोलन रहा हो या गाडरवाड़ा में किसानों का आंदोलन रहा हो या तमाम जगहों पे चंबल के क्षेत्र में 2 अप्रैल को जो हुआ या उसके बाद लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, और अभी शिवराज सिंह चौहान जी और उनके नेता, सांसद, मंत्री जिस तरीके से जनता का विरोध, जनता का गुस्सा देख रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की जनता अब बीजेपी को एकदम से नकार रही है। लेकिन ये जो उनका 14 साल का पिछला शासन है, उस शासन में इन्होंने वो चाहे भोपाल के सचिवालय हो या गांव पे बन रहे शौचालय हो, सब जगह जो घोटाले किए हैं उससे जनता उनके खेल को समझ चुकी है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का राज, चाहे वो दिग्विजय सिंह का जो चिमनी युग रहा हो, लालटेन युग जिसे बोल सकते हैं, उसे भूली नहीं जनता, उस समय की सड़कें नहीं भूली है। तो कांग्रेस बीजेपी से जनता नाराज है मध्य प्रदेश की। और साफ तौर पर जो इनके खेल लगातार चलते रहे हैं कि चुनाव के समय इनको जाति, इनको एक वर्ग दूसरा वर्ग, अगड़ा पिछड़ा जो याद आता है, जनता इस पूरे खेल को समझ के इसलिए विरोध कर रही है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं चलनी है, इस बार हमें विकल्प चाहिए। हम आम आदमी पार्टी के द्वारा हमने मध्य प्रदेश में लगातार हर बूथ में जो 65,200 बूथ है मध्य प्रदेश के अंदर, हमने बूथ पे संगठन बनाया है, सभी विधानसभाओं में संगठन बनाया, लगातार जनता के मुद्दे उठाए, चाहे किसानों के मुद्दे रहे हों, चाहे महिला अत्याचार का मामला रहा हो, चाहे युवाओं के बेरोजगारी का मामला या बिजली जैसा मुद्दा हो या नर्मदा नदी के किनारे बसे लोगों का मुद्दा, विस्थापन का मुद्दा रहा हो, तमाम तरह के मुद्दे आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस भी उठा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये भी उठता है, बस मैं अपनी बात करता हूं जी, 17 सितंबर को राहुल गांधी जी आ रहे हैं प्रदेश में, 25 सितंबर को मोदी जी और अमित शाह जी आ रहे हैं और एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, महाकुंभ कार्यकर्ताओं का होने जा रहा है। आपको लगता है कि प्रदेश में इन दो पार्टियों को टक्कर देना आसान होगा और बहुमत में आना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी आम आदमी पार्टी की बात करें? क्योंकि अगर अल्पमत में अगर आपकी सीटें यहाँ पर आती सरकार, तो आपको एक स्थिति वही निर्मित होने वाली है जो दिल्ली में पहली बार आप चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के साथ मिलकर आपने पहली बार सरकार बनाई थी। आयुष, जैसा कि आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने अब तक अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम करके पूरी प्रक्रिया चला के 107 विधानसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए। हम अगली 11 तारीख को 11 सितंबर को कमलनाथ जी के गढ़ पे छिंदवाड़ा पे सभा करके अगली लिस्ट जारी करने वाले हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है। हमारी तैयारी न केवल कैंडिडेट घोषित करने या हमारा कैंपेन चलाने जो डोर टू डोर है, या हम तमाम तरह की छोटे छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, बल्कि हमारा दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक घटना पहली बार घटी कि किसी व्यक्ति की घोषणा होती है मुख्यमंत्री पद के दावेदार की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी प्रदेश संयोजक श्री आलोक अग्रवाल जी की कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। उसी दिन हमने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अपनी बातें लिख के दी कि अगर हम ये जो वादे हैं पूरे नहीं करते तो जनता हमें कोर्ट पे घसीट सकती है, हम पे केस कर सकती है। बीजेपी कांग्रेस भी ऐसा करे। दूसरा जो बड़े आयोजनों का मामला है, बड़े आयोजनों का मामला उस समय समझ में आता है कि वोट इधर उधर हो सकता है या जनता समझ नहीं रही, जब जनता शांत बैठी। अभी जनता शांत नहीं बैठी है। मंदसौर से लेकर सिंगरौली सीधी तक हो या चंबल से लेकर भोपाल तक हो, जगह जगह आंदोलन, गुस्सा, रोष ये सब दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, समाज का हर तबका, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, हर तबका आंदोलन कर रहा है। आपको आए दिन भोपाल की गलियों में या ग्राउंडों पे लगातार आंदोलन प्रदर्शन दिखेंगे, जिससे
शिवराज सिंह चौहान की नाकामी और इससे पहले जो कांग्रेस ने किया उसकी पूरी तस्वीर जनता को याद है, इसलिए जनता विकल्प देख रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष विकल्प रखेगी। हमने दिल्ली में जो वादे किए थे 70 के 70 वादों पे हमने काम किया, जिसको जनता देख पा रही है, कर्मचारी देख पा रहा है, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे बिजली के दाम आधे करने का मामला हो, या 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देना हो किसानों को, ये तमाम तरह के वादे, या 2,500 रुपए प्रति महीने की वृद्धावस्था पेंशन देने की बात हो, ये तमाम वादे हमने पूरे तो किए। सीएम भी कर रहे हैं चुनावी साल में, बहरहाल आऊंगा लेकिन आपके एक वादा बता दें जो पूरा किए हों। ठीक है। यादव जी, समाजवादी पार्टी की बात करूं मैं तो 2003 में 9% वोट मिले थे सपा को जी, 7 विधायक जीते थे उस वक्त। 2008 में 2% वोट के साथ एक विधायक सदन उस वक्त पहुंचा था। 2013 में भारी गिरावट आई, वोट प्रतिशतों में भी आई और एक भी विधायक सदन में नहीं पहुंचा। अब ऐसे में 2018 के चुनाव में सपा, हालांकि खबरें तो ये हैं कि कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, बसपा को भी अपने खेमे में करने वाली है, लेकिन क्या उम्मीद है? वोट प्रतिशत तो बहुत नीचे था 2013 में। देखिए 2013 के चुनाव में हमारे संगठन के अंदर बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव आए थे, वो हमारा एक अंदरूनी मामला था और उसमें हमने अब बहुत सारा सुधार किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारा उतना ध्यान नहीं दिया था कहना चाहिए, या आकर्षण नहीं था मध्य प्रदेश की तरफ, उस तरफ हमारा उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादा आकर्षण था। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, श्री अखिलेश यादव जी हैं, और वो पार्टी के लिए पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। 2 बार वो यात्रा भी कर चुके हैं मध्य प्रदेश की, आगामी भी उनके दौरे हैं, और छोटे छोटे जो हमारे और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी वो मिलकर के काम करने के लिए तैयार हैं। मुख्य बात जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, जनता के जनहित के जो मुद्दे हैं उन्हीं का अभाव होता चला जा रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा माफिया मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था है, चिकित्सा माफिया मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं एक इंसान को मिलनी चाहिए, सरकार की नैतिक दायित्व होते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर वही धूमिल होते चले जा रहे हैं। इस कारण से हमारा नेतृत्व यहाँ आकर्षित हुआ है और जनता के बीच में जाकर के काम करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश जी का सीधा संदेश है, जनता के बीच में काम करना है, हमें जनता के बीच में जाके काम करना है, उनके दुख सुख में सहभागी बनना है। बुंदेलखंड में खासा प्रभाव है सपा का अगर मैं बात करूं तो, और चूंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। पिछले दिनों मांग उठी थी, एक वर्ग जो है बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। उसने साफ तौर पर बहिष्कार किया है उन पार्टियों का जो उनकी मांगे, वादे पूरे जिन्होंने नहीं किए हों। चूंकि उमा भारती जी जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वहां पर पहुंची थी तो उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम 2 साल के भीतर अलग से राज्य बना देंगे, लेकिन वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि दोनों ही दलों का बहिष्कार करने का फायदा क्या सपा को वहां पर हो सकता है? देखिए, हम किसी के बहिष्कार का फायदा नहीं उठाना चाहते, हम जनता के विकल्प रहेगा, लेकिन जनता हम के काम, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव में जो मुद्दा रहता है, काम बोलता है, हमारा हैशटैग था यूपी के चुनाव में, वही हमारा आज भी मुद्दा है। हम जनता के बीच में काम को दिखा के जाना चाहते हैं। किसी जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष या किसी और तरीके के संघर्ष का फायदा उठा करके हम सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। हम जनता के बीच में काम का दायित्व लेकर के जाना चाहते हैं, उसी को निभाना चाहते हैं। नए तरह की राजनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत करी है, हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी पे हम काम करेंगे। जो भी सरकार काम नहीं कर रही उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और काम जनता के बीच में काम करेंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां हैं, रोड की, अस्पतालों की, आज़ाद भारत के अंदर किसी सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा मेडिकल सीट बढ़ाने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। एक्सप्रेस वे जो समय सीमा कम करता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए, उद्योग के लिए, किसानों को मंडी तक सामान ले जाने के लिए, जो जन सुविधाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, उसके लिए हमने लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बनाया जो दिल्ली से दूरी जिसकी कम हुई है। बहुत सारा हमारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं। लोहिया आवास है, लैपटॉप वितरण है, पर्यावरण को लेकर के 2 गिनीज बुक में हमने नाम अंकित किए हैं। वही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अगर हम तुलना करें तो मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार 6-6 करोड़ पौधे लगाने की बातें तो करती हैं, लेकिन जब ग्राउंड की स्थिति आती है, जब उन्हीं के संत साधु अगर उस पर आरोप लगाते हैं तो उनको भी खरीद फरोख्त करने में पीछे नहीं हटती, उनको मंत्रियों का लालच देकर के खरीदने का काम करती हैं। तो हम इस खरीद फरोख्त की राजनीति से दूर हैं। हम जनता के बीच में काम की राजनीति करना चाहते हैं। काम को ही पूजे जनता और वोट काम के आधार पर ही दें। तोमर जी, जीजीपी की मैं बात करूं, 6 लोकसभा और करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रभाव है और 2003 में पार्टी के 3 विधायक सदन पहुंच चुके हैं। ऐसे में वर्तमान में जो हालात प्रदेश में उपजे हैं, सवर्णों का मैं यहां पर जिक्र करूंगा, जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें,
हम सामान्य वर्ग से हैं, ऐसे कई जगह दुकानों पे लगे हैं, घरों पर लगे हैं। यहाँ तक कि एक गांव ऐसा है जहाँ पर गांव की शुरुआत है, वहीं पर पूरा बैनर लगा हुआ है। तो क्या वो ये कह चुके हैं हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे? तो आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है इस दौर में? इस दौर में हमारी पार्टी, पहले तो मैं आपको बता दूं आयुष जी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को हमने पहले ही बता दिया है कि आप अगर इच्छा शक्ति आदिवासियों के प्रति रखते हैं, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, तो एक बार मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक आदिवासी है तो आदिवासी मुख्यमंत्री की घोषणा कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूं, देश को आज़ाद हुए करीबन 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, निरंतर ये लोग बोलते रहे कि हमने आदिवासियों को विकास किया, आदिवासियों को विकास किया है। मैं आपको बताता हूं कि निरंतर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बीच में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं बहुत दिनों से, और आज उनको स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था क्षेत्रों में नहीं है, बिजली की व्यवस्था वहां पर नहीं है, रोड की व्यवस्था वहां पर नहीं है। भारी पैमाने पर शासन के द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार होता है और वो योजनाएं उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और आज मध्य प्रदेश में जो आदिवासी वर्ग है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में जो केवल आपके विंध्य और महाकौशल में स्थित था, वो आज मालवा और निमाड़ की ओर पूरी ताकत से बढ़ा है और आने वाली इसी 2018 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में होगी। कांग्रेस जो है बसपा और सपा के साथ तो कोशिशें कर रही है गठबंधन की, खबरें ये भी आ रही हैं जीजीपी की अगर हम बात करें तो उससे भी बातचीत है। हाँ, हमने बोला है, चर्चा हुई है हमारी, हमने बोला कि भाई आप आदिवासी मुख्यमंत्री एक बार घोषित कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। आपको तो विश्वास है कि इस बार बहुमत में पार्टी आ सकती? नहीं, बहुमत में नहीं, चाबी जो सत्ता की चाबी होगी वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हाथ में होगी। यानी कर्नाटक जैसे हालात तो नहीं बनेंगे? कर्नाटक जैसे ही हालात मध्य प्रदेश में होंगे और छत्तीसगढ़ में वही स्थिति होगी। छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज 4 सालों में बहुत मेहनत की है और वहां पर भी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरकार में रहेगी। ये दावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से मैं कर रहा हूं। चलिए, खास पेशकश हमारी लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक पर से जब लौटेंगे तो कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश जारी रहेगी। देखते रहिए DNN। अस्सलाम वालेकुम अदीबा की अम्मी। वालेकुम सलाम। आजा अभी बन जा, आजा। और सब ठीक है? अरे क्या ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? अरे आपको तो पता ही है, एक तो घर में खाने पीने की तंगी, ऊपर से एक बिटिया और हो गई। अब आप ही बताओ ना बहन, मैं क्या करूँ? अरे परेशान नहीं हो, हमारी अदीबा को तो जब भी ऐसी परेशानियाँ आई थी, पर हम यहाँ गांव में सुधा सिंह से आना है, सब जा रहे थे, हम भी चले गए। हमने सारी परेशानी उनसे कही, बोला नहीं बहन घबराओ मत, हम कुछ करते हैं। फिर क्या हुआ? 2-1 महीने बाद आंगनबाड़ी में से खबर आई कि लाडली लक्ष्मी योजना निकली और सबसे पहले ना हमारी बेटी का आया है। अच्छा। हाँ, तुम भी जाओ वहाँ पर जाके पंजीकरण करवा, दोबारा भी हो जाएगा। और मैं तो बहुत दुआएं देती हूँ और खुदा उनको सलामत रखे, बहुत बहुत दुआएं देती हूँ सब लड़कियों का हो जाए। क्या बताऊँ जीजी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मेरी बिटिया का लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कैसे होगी? अरे चित्रा, कुछ साल पहले मेरी समस्या भी थी ऐसे ही, जब ये मोड़ी रजनी पैदा हुई थी। एक तरफ तो मोड़ी होने की खुशी और दूसरी तरफ जा चिंता कि जाके पढ़ाई लिखाई और लालन पालन कैसे होगा। रजनी जा काम देख ले बेटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, चिंता खाए जा रही थी। पर एक बात समझ में आ गई थी कि लोग कहते हैं ना कि बिटिया के जन्म को अपशकुन को माना जाता है। फिर एक दिन शिवराज भैया मुख्यमंत्री हाँ, गांव में आए और सब लोग उनसे मिलने जा रहे थे। कुछ औरतें बोली कि लक्ष्मी तू भी मिल ले जाके। तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और गई। तो वे बोले कैसी हो बहन? वो मैंने हाथ जोड़कर बोला कि मेरी एक बिटिया है, हम गरीब हैं, उसका लालन पालन पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? चित्रा वो बड़े भाई की तरह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो बोले
कि रो मत बहन, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, अब मैं करता हूँ कुछ। और उनके चेहरे पर बहुत उदासी थी, वही उदासी लेकर वो चले गए। फिर चित्रा 6-7 दिन बाद वो आंगनवाड़ी वाली है ना लता जी, वो आई। वो बोली कि लक्ष्मी, कलेक्टर ऑफिस से बाबू आए थे, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्मी बहन को धन्यवाद देते हुए कहा है कि अब रजनी के साथ साथ प्रदेश की सारी मोड़ियाँ स्कूल में पढ़ेंगी। अरे चित्रा, उनकी पढ़ाई और लालन पालन का जिम्मा शिवराज जी ने ले लिया है। अरे वाह जीजी, ये तो मानो चमत्कार ही हो गया हो। पाँव पाँव वाले भैया ने इतनी जल्दी 6 दिन के अंदर ही अपनी भांजियों के लिए इतना बड़ा काम किया। हाँ री चित्रा, अब तू भी चिंता मत कर। और ये शिवराज भैया के ज़माने में तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वो तो हमारे पालनहार हैं, भगवान करे उनको खूब खुशियाँ दे और वो ऐसा ही रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यादव जी, अगला प्रश्न आपसे रहेगा। जिस तरह से सपाक्स का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, सपाक्स ने भी इस बार हुंकार भरी है, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है पूरी तरह से। जिस तरह से जिक्र हुआ सपा का, बसपा का जिक्र हुआ, आप का जिक्र हुआ, जीजीपी का जिक्र हुआ, क्या इस बार हालात इस तरह से बन रहे चुनाव में कि प्रदेश में जनता के पास काफ़ी विकल्प हैं और बहुमत में मुझे तो नहीं लगता कि कोई पार्टी आ पाएगी। अगर जनता है, जनता जनार्दन है, उसी का फैसला अंतिम होता है। तो ऐसे में हुंकार ज़रूर भर रहे हैं। सपाक्स की बात करें तो सवर्ण वर्ग जो नाराज़ चल रहा है, आपको नहीं लगता कि वो वर्ग कहीं ना कहीं सपाक्स अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे? अंकुश जी, मैं 2 बातें अलग अलग करना चाहता हूँ। पहली बात जो आपने पंकज भाई से करी थी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से करी थी आपने, कि जो SC/ST एक्ट और जिस तरीके के भी आंदोलन चल रहे हैं, तो जो अत्याचार अधिनियम है SC/ST का, इसमें ये संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी संसद में? जो बात सुप्रीम कोर्ट में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, तो सरकार ने जवाब असिस्टेंट सॉलिसिटर के जनरल मनिंदर जी के जरिए दिया कि इस एक्ट में काफ़ी खामियां हैं, गलत मुकदमे दर्ज होते हैं और इस एक्ट में सुविधाएं नहीं है, बचने के रास्ते नहीं है। इस तरीके से अगर सरकार अपना मत रखेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी मत को देखते हुए अपना निर्णय लिया, जिसका परिणाम रहा 2 अप्रैल को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ने अपने बंद का आह्वान किया। उस बंद को हिंसक किसने बनाया? ग्वालियर में हमने खुलेआम देखा कि एक हमारे क्षत्रिय समाज के भाई गोली चला रहे थे और आरोप किसके ऊपर लगा दिया कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से बंद की बात कर रहे थे। इस तरह की बहुत सारी घटना आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत सारे लोग आज बंद हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। ठीक, ये व्यवस्था वो है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना सही तर्क रखा होता तो आज ये व्यवस्था नहीं बिगड़ती, आपको संसद में नहीं जाना पड़ता और सामान्य वर्ग के जो हमारे भाई हैं उनको एक अलग सी भावना पैदा नहीं होती कि सरकारें हमारी तरफ जिम्मेदार नहीं है। आज वर्ग संघर्ष की तरफ ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। पूर्व में मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी है। जब पदोन्नति में आरक्षण की बात आई तो जबलपुर हाईकोर्ट में आपने अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रखा। तो ये वर्ग संघर्ष कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। दूसरी बात जो आप ये कर रहे थे कि सपाक्स संगठन है क्या? सपाक्स संगठन है उन अधिकारी और कर्मचारियों का जिनके ऊपर नैतिक दायित्व है नीतियों का क्रियान्वयन करना। उसमें ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं। उनके ऊपर सवाल उठता है कि क्या उन्होंने क्रियान्वयन ठीक तरीके से किया? शिक्षा व्यवस्था उन्होंने ठीक तरीके से लागू करी? अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से लागू होती, सुचारू चल रही होती, तो आज मुझे लगता है कि आरक्षण की शैक्षणिक स्थिति नहीं होती, सामाजिक स्थिति बनी रहती, लेकिन शैक्षणिक आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अगर सबके मिल बांट करके सही तरीके से शिक्षा बांटी जाती, शिक्षा पे ध्यान दिया जाता, चिकित्सा सुविधाओं पे ध्यान दिया जाता। तो ये सपाक्स संगठन अपने आप में एक बेईमानी भरा संगठन है जो आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गया है सवर्णों के नाम से, जबकि संविधान में आपको सामान्य विचारधारा का नाम दिया, सामान्य का शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। सवर्ण शब्द क्या है? यानी आप खुद सवर्ण बनते हैं और दूसरे को नीच दिखाना चाहते हैं। भेदभाव पैदा कहां से हो रहा है जब हम अपने आप को सवर्ण साबित करना चाहते हैं?
आप सामान्य हैं, दूसरा अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, अल्पसंख्यक है। ये संवैधानिक भाषा है, आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे मीडिया के साथियों से भी यही निवेदन है, जब दलित शब्द को असंवैधानिक बोला गया है तो ये सवर्ण शब्द क्यों, सामान्य शब्द का इस्तेमाल करें। सबके लिए सामान्य विचारधारा हो चाहिए, सामान्य अवसर होने चाहिए। जी पंकज जी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरीके से ये चारों तरफ आंदोलन खड़े हो रहे हैं और जो गुस्सा है लोगों के मन में, देखिए यहाँ मध्य प्रदेश की जनता बड़ी सीधी है। वो जनता जो है सीधे तौर पर एक बार स्वीकार करती है। तो दिग्विजय सिंह 10 साल राज कर लेते हैं, तो पिछले 14 वर्ष से बीजेपी राज कर रही है। ये जनता धीरे धीरे करके अपनाती है। और लेकिन अगर इस मध्य प्रदेश के अंदर चारों तरफ गुस्सा दिख रहा है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं जो राजनीति और चुनावों के मद्देनज़र फैलाया जा रहा है, ये काफ़ी चीज़ें प्रायोजित होती हैं। बिल में क्या है, मतलब जो ऑर्डिनेंस लाया गया है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काफ़ी सारे लोग सड़क पे उतर आते हैं। लेकिन चाहे 2 अप्रैल की घटना हो या अभी जो चल रहा है, बहुत से लोग जो नेतृत्व कर रहे होते हैं उनको आप पूछ लीजिए कि बिल उस ऑर्डिनेंस में क्या है या बिल में क्या है, वो नहीं बता पाते कि भाई क्या कैसे है। ज़्यादातर चीज़ें अफवाहें होती हैं। वो अफवाहें कहीं ना कहीं आप तार देखेंगे तो राजनेताओं से जुड़ी होती हैं। वो राजनेता, तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पक्ष रखना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस का जो खेल रहा है उस खेल से ऊब चुकी है, उस खेल को समझ चुकी है और आधा विकल्प नहीं देखना चाहती, वो पूरा विकल्प देखना चाहती है। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथी बैठे हैं, बसपा के साथी नहीं आए हैं। इन सबका मैं सम्मान करता हूँ, इनकी पार्टी, इनकी राजनीतिक जो भी सोच समझ है उसका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन जनता आधा विकल्प नहीं स्वीकार करेगी। कहीं ना कहीं ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि सपा, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सबका गठबंधन हो गया है कांग्रेस के साथ, उसी कांग्रेस के साथ जिससे जनता नाराज बैठी है। तो जनता ऐसा विकल्प नहीं देखेगी। जनता को अगर विकल्प चाहिए तो पूरा विकल्प चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम 200-300 सीटों पे लड़ेंगे। हमने शुरू से कहा 107 सीटें हमने घोषित भी कर दी। हम पूरी तरीके से मैनिफेस्टो भी हमारा बन रहा है, बन के तैयार हुआ है कुछ चीज़ें। तो हम मैनिफेस्टो हर विधानसभा स्तर पे और प्रदेश स्तर पे मैनिफेस्टो भी रखेंगे। उस पर हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों को हम उनके फसल का 1.5 गुना दाम कैसे देंगे, युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, कहाँ एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी, कहाँ हम शिक्षा की व्यवस्था कैसे ठीक करेंगे, दिल्ली में हमने क्या मॉडल करोड़ का जो कर्ज है, सुविधाएं कैसे देंगे, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे, तमाम तरह के प्रावधान उसमें जो हमारा मध्य प्रदेश का 2 लाख करोड़ का बजट है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए हम कैसे प्रदान करेंगे, सारे कैलकुलेशन है उसमें। प्रदेश पर 1,83,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसे में आपको लगता है कि सत्ता की राहें, जब आप सत्ता पर काबिज होंगे तो इतना आसान होगा 5 साल तक सरकार चलाना कर्ज वाले प्रदेश में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक उदाहरण देके कि जब हम दिल्ली की सत्ता में आए थे तो दिल्ली का बजट था 35,000 करोड़। आज दिल्ली में हमने बिजली के दाम आधे कर दिए, पानी निःशुल्क कर दिया, वहाँ पे मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ाने का प्रावधान है। जगह जगह किसानों को 20,000 रुपए जो प्रति एकड़ का मुआवजा वो भी दिया। उसके बाद वो बजट बढ़ के 53,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। ईमानदार नियत हो तो पैसा कम नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए काफी होते हैं। पर अगर ये नेता उसका आधा या तिहाव खा जाएंगे, उसमें घोटाले करेंगे, घपले करेंगे, तो वो पैसा भी कम पड़ेगा। तोमर जी, पूरा विकल्प चाहती है जनता, आम आदमी पार्टी पूरा विकल्प देगी? ऐसा नहीं कि किसी के साथ आप गठबंधन करके आ रहे हैं और उसके बाद बंधे हुए चल रहे हैं सत्ता में। नहीं, बंद करें। गोंडवाना की मध्य प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत जमीन है, बहुत ही ताकतवर जमीन है। और गोंडवाना का जो 23% मध्य प्रदेश का जो आदिवासी है वो पूरी तरह से अब समझ चुका है कि भाजपा की जैसी सरकार वर्तमान पे जो आज के समय पे परिवेश मध्य प्रदेश में चल रहा है, एक द्वेष भावना का, ये टोटल भाजपा के द्वारा प्रयोजित किया गया, कांग्रेस के द्वारा प्रयोजित किया गया। ये बहुत दिनों से प्लानिंग थी। कभी भी चुनाव आता है तो ये समुदाय एक भोला भाला समुदाय है हमारा आदिवासी, और इसको जो है खत्म करने का जो षड्यंत्र भाजपा और कांग्रेस ने किया था
उसको जो है अब आदिवासी समुदाय उसको समझ चुका है, जान चुका है, क्या मजबूरी है? जान चुका। मैं गठबंधन के लिए नहीं बोला हूं, मैं बोला हूं कि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित करते हैं तो हम जाने के लिए तैयार है। अगर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं, फिर भी जाना नहीं जाना नहीं, जा नहीं रहे हम, ये करें कि आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित करेंगे तो उनके साथ जाने के लिए हम तैयार, उनका जो है साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पहले बात सुन लीजिए, मैं जो मेरी पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस मैं बताना 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड, समय कम जी। मैं केवल बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो आदिवासी है वो समझ चुका है कि ये सरकारें कभी भी आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। आज आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया गया कि जैसे जूते चप्पल तेंदुपत्ता संगठन बांटे गए, उसमें जो है ऐसा केमिकल डाल दिया गया कि आज करीबन 10,000 लोग उस संक्रमण उस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। 30 सेकंड दूंगा यश जी। अंकुश जी, जैसा अभी हमारे पंकज भाई ने आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करी कि गठबंधन हम बड़े खराब आदमी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी खराब पार्टी है उसको खत्म करने के लिए नहीं, दूसरे खराब के साथ नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस व्यवस्था के साथ में हम आप विकल्प जरूर कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं आ सकते। इस बात को मानना पड़ेगा आपको, है ना। हर जगह आप लोकसभा में भी आपने चुनाव लड़ा हुआ है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। इसीलिए हम छोटे छोटे जितने भी दल, हम अपने आप को छोटा भाई समझ रहे हैं और अपने सारे छोटे भाइयों को सहयोगी बन करके बड़े पार्टी को, जिसने कुशासन दे के रखा है, अत्याचार जैसा माहौल बना के रखा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है, हम उसको खत्म करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से ही सीखा है। जो आज शिवराज सिंह कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने रास्ता दिखाया, वो कुएं तक लेके आए, शिवराज सिंह ने धक्का दे दिया। चलिए, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटी पार्टी बड़े सपने, लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल बात अगर करें दोनों ही पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की, तो नींद जरूर उड़ी हुई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रदेश में पहले से ही सपा और बसपा के साथ गठबंधन के कयास लंबे वक्त से चले आ रहे हैं और निश्चित तौर पर तस्वीरें बहुत जल्द साफ हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि हम पूरा विकल्प जनता को देने की तैयारी में हैं, यानी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।